हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो करंट फेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 5 फरवरी 2022 का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले, ताकि हर नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द यंगेस्ट विनर ऑफ वुमेन सिंगल्स टाइटल इन द ओडिशा ओपन 2022। तो आपके लिए कीवर्ड क्या है कि एक ओडिशा ओपन टूर्नामेंट हुआ है 2022 का, और ये कौन सी गेम से संबंधित है दोस्तों, ये बैडमिंटन से संबंधित है। और ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से इसको आयोजित किया गया, और ये सुपर 100 के तौर पे जो है वो इसको जाना जाता है। और ये रिसेंटली ओडिशा में प्ले किया गया। एग्जैक्ट प्लेस जो है वो कटक है, वहां पे खेला गया 25 से लेकर 30 जनवरी के बीच में। तो ये तो होगी आपके पास डिटेल ओडिशा ओपन की। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बना, एक तो यंगेस्ट विनर वुमेन सिंगल टाइटल की कौन बनी, और इसमें मेन सिंगल टाइटल जो है वो किसने जीता। तो याद रखना है, यंगेस्ट विनर जो है वो उसमें बनी है उन्नति हुड्डा। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, सी होगा। मात्र 14 साल की हैं, और इन्होंने ओडिशा ओपन 2022 टाइटल को जीत लिया है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये ऐसी भी यंगेस्ट प्लेयर हैं जिसने कोई बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का कोई सुपर 100 टूर्नामेंट जो है वो जीता हो। सुपर 100 टूर्नामेंट जो है वो यंगेस्ट इंडियन जो बन चुकी हैं वो कौन सी है, उन्नति हुड्डा। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। लेकिन इसी के साथ आपने याद रखना है कि मेंस कैटेगरी के अंदर ओडिशा ओपन 2022 जो है वो कौन सा जीता है, और वो जीते हैं किरण जॉर्ज। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप बात करोगे उन्नति हुड्डा की, उन्नति हुड्डा ने हराया है स्मित तोशनीवाल को। तो आप कह सकते हो कि इस टूर्नामेंट के अंदर रनर अप जो है वो वुमेन कैटेगरी के अंदर कौन रहा, स्मित तोशनीवाल। ओडिशा ओपन एक बहुत ही फेमस टूर्नामेंट है, क्योंकि ये लाइक इसी साल जो है वो अनाउंस किया गया था, लाइक फर्स्ट एडिशन है ओडिशा ओपन का। और आप कह सकते हो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का 2022 का ये तीसरा टूर्नामेंट है। और ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की मदद से। और साथ ही इस टूर्नामेंट के अंदर $75,000 जो है वो राशि रखी गई है जीतने वाले के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट ओडिशा ओपन के बारे में याद रखना। और यहाँ पे आप देख सकते हो उन्नति को, जो कि सिर्फ 14 साल की है, और यहाँ पे आप किरण जॉर्ज को देख सकते हो जो मेंस टाइटल को जीत चुके हैं। और
ये सुपर 100 टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है और मैं पहले बता चुका हूँ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो मेन सिंगल्स के अंदर किरण जॉर्ज इन्होंने हराया है प्रियांशु रजावत को, और साथ ही साथ वुमेन सिंगल के अंदर उन्नति हुड्डा जिसने हराया है स्मिथ तोशनीवाल को। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला सेक्शन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से आप जो है वो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। क्वेश्चन है कौन सी स्टेट ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें सरकार जो है वो कुछ राशि जो है वो इन कृषि मजदूरों को देगी जिनके पास जो है वो भूमि नहीं है, और ये स्टेट है हमारे पास छत्तीसगढ़। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, डी होगा। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली सरकार क्या करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, लाइक 6,000 रुपए जो है वो प्रोवाइड करेगी 3 इंस्टॉलमेंट में हर साल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राहुल गांधी लॉन्च्ड वेलफेयर स्कीम, और उन्होंने इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, और इसका नाम जो है राजीव गांधी जी के नाम से रखा गया, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। तो ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है जो छत्तीसगढ़ सरकार जो है उन किसानों को देगी या उन मजदूरों को देगी जिनके पास जो है वो लैंड नहीं है और वो आप कह सकते हो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, और स्पेशली कौन से एरिया के लिए है, रूरल एरिया के लिए। और इसके अंदर 6,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में एक साल के अंदर, मतलब आप कह सकते हो 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में इस पैसे को दिया जाएगा। और इसके अंदर जो है उन्हीं लेबरर्स को ये पैसा मिलेगा जो कि रजिस्टर्ड होंगे। इसका मतलब ये टारगेट रखा गया है कि जितने भी रूरल एरियाज के अंदर लेबरर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो रजिस्टर करवाए जाएं, और जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि 3.55 लाख बेनिफिशियरीज जो हैं वो उनको बेनिफिट मिलेगा, मतलब आप कह सकते हो वो इसका लाभ उठा सकते हैं और उनके बैंक अकाउंट में सीधे ये पैसे जो है वो 2-2 हजार करके भेजे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है हमारे पास राजीव युवा मिटन क्लब। तो ये स्कीम जो है बेसिकली जो यंग पीपल हैं छत्तीसगढ़ के उनको अलग अलग जगह से इकट्ठा करना है, कनेक्ट करना है आपस में, ताकि जो आर्ट वर्क है छत्तीसगढ़ का, जो अलग अलग तरह की स्किल्स हैं बंदे के अंदर, उसको जो है वो हम डेवलप कर सके। तो क्रिएटिव वर्क, डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स, मेकिंग देम अवेयर ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप कह सकते हो बहुत ही अच्छा जो है वो बेनिफिट होने वाला है स्टेट को, क्योंकि अगर सारे लोग जो हैं वो एक ही कला से जुड़ जाएंगे तो वो स्टेट को आगे जरूर लेके जाएंगे। अब क्रिएटिव वर्क वाले अगर कोई अलग अलग काम करते हैं, लाइक हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, वो एक जगह पे जुड़ जाएंगे, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा काम जो है वो कर सकते हैं। और स्पेशली अगर बात करोगे इस स्कीम की, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय की, तो आप कह सकते हो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्कीम के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो अलग से जो है 200 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इसके लिए रखा हो। तो आप कह सकते हो कि इस तरह की ये पहली स्कीम है जिसके अंदर किसानों के पास या मजदूरों के पास जो है वो अगर जमीन नहीं है तो उनको जो है वो ये पैसे दिए जाएंगे, और पहली बार इसके लिए 200 करोड़ रुपया जो है वो अलग से रखा गया है। लेकिन जो ये राजीव गांधी मिशन क्लब है इसके अंदर जो है वो टोटल 13,000 के आसपास जो है वो क्लब खोले जाएंगे पंचायती और अर्बन सिविक बॉडीज के अंदर, और इसमें 15 से लेकर 40 साल की आयु के नौजवानों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा और वो इन क्लब्स का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। तो याद रखना अपने छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भूपेश बाघेल हैं, भूपेश बाघेल, और छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। तो नाम मेरे ख्याल से सारे बच्चों को याद होगा। और यहाँ पे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको मिल जाएंगे। एक तो कांगेर वैली नेशनल पार्क मिल जाएगा, कांगेर वैली। एक आपको मिल जाएगा इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती जो है वो गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। और साथ में आपको मिलेगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से 2028 की जो ओलंपिक गेम्स हैं जो लॉस एंजल्स में होने वाली हैं, तो उसमें कौन सी स्पोर्ट्स को अनुमति दे दी है कि ये भी उसमें जो है वो खेली जाएंगी। तो आपने याद रखना है कि 2028 की जो लॉस एंजल्स में आप कह सकते हो कि ओलंपिक्स होने वाली है, समर ओलंपिक्स होने वाली हैं, उसमें स्केटबोर्डिंग को भी अलाउ कर दिया है, उसमें क्लाइंबिंग को भी अलाउ कर दिया है, और सर्फिंग को भी जो है वो अलाउ कर दिया। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑल ऑफ दी होगा। तो डी जो है वो इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्केट बोर्डिंग को भी अलाउ कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे सर्फिंग को भी अलाउ कर दिया है, और यहाँ पे जो है वो स्पोर्ट क्लाइंबिंग को भी अलाउ कर दिया है। तो ये 3 गेम्स को 2028 की जो लॉस एंजल्स में गेम्स होने वाली हैं उसके नाम से जाना जाएगा। और 2028 की जो समर ओलंपिक्स होने वाली हैं उसको
34th ओलंपियाड भी कहा जा रहा है। और सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग जो है वो पहले ही जो है वो डेब्यू कर चुके हैं। मतलब पहली बार जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 में होनी थी, 2021 में खेली गई, तो उसमें जो है ये पहली बार खेली जा चुकी हैं। और 2024 की जो समर ओलंपिक्स होंगी पेरिस के अंदर, तो वहां पे भी आप कह सकते हो कि अलाउ कर दिया गया कि वहां पे भी ये गेम्स जो हैं वो खेली जाएंगी। तो बहुत ही बड़ी बात है कि ये 3 गेम्स ने अपना हिस्सा जो है वो ओलंपिक्स के अंदर दर्ज कर लिया है ऑलरेडी टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। तो 2024 में पेरिस में होने वाली में भी खेली जा रही हैं और आगे भी जो है वो ये खेली जाएंगी। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह भी कह दिया है कि एक तो बॉक्सिंग, एक आपके पास वेट लिफ्टिंग, और आप कह सकते हो इन गेम्स को आने वाले ओलंपिक गेम्स के अंदर भी इंक्लूड किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनको भी जो है वो आगे जाके इंक्लूड किया जाएगा। और आपने एक बात और याद रखनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? लुसान के अंदर। लुसान जो है वो स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 1894 में की गई थी और इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैक। तो याद रखोगे नाम क्या है? थॉमस बैक। और साथ ही साथ आपने याद रखना है समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स के बारे में। अगर मैं समर की बात करूंगा तो 2024 की पेरिस में होने वाली है दोस्तों, सबको पता है। 2028 की जो है वो लॉस एंजल्स में होंगी, लॉस एंजल्स में होगी। और इसके बाद जो 2032 की होगी वो कहां पे होनी है? ब्रिस्बेन में होनी है। कहां पे होनी है? ब्रिस्बेन में। ऐसे ही अगर आप विंटर ओलंपिक्स की बात करोगे तो 2022 की जो कि इस साल होंगी वो बीजिंग के अंदर होंगी, चाइना के अंदर। और 2026 की जो होंगी, 2026 की होंगी, वो मिलान में होंगी। मिलान में होगी और एक कॉर्टिना में होगी, जो कि कहां पे है? दोनों स्थित इटली के अंदर है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट सिलेक्टेड एज द बेस्ट स्टेट टैब्ल्यू ऑफ द रिपब्लिक डे परेड 2022? तो सबसे अच्छी झांकी जो है वो कौन सी स्टेट की थी? ये जो है वो निकाला गया, हर बार जो है वो निकाला जाता है। इस बार हमने 73rd रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया है राजपथ पे। और आप कह सकते हो कि इसमें 2 स्टेट्स का स्थान जो है वो बहुत ही अच्छा है। एक तो उत्तर प्रदेश, आप कहोगे अगर बेस्ट स्टेट पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर आपको पूछा जाए पीपल चॉइस अवार्ड, तो वो किसको मिला है? पीपल चॉइस अवार्ड जो मिला है वो महाराष्ट्र को मिला है। तो आंसर उसमें क्या होगा? सी होगा। तो टोटल जो है वो इसमें 12 स्टेट्स की झांकियां जो है वो निकाली गई थी, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, जिसमें से उत्तर प्रदेश को जो है बेस्ट स्टेट की झांकी जो है वो दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश सिलेक्टेड द बेस्ट स्टेट टैब्ल्यू रिपब्लिक डे परेड। महाराष्ट्र को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के अंदर जो है वो विनर नियुक्त किया गया है। तो आप उत्तर प्रदेश की झांकी जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप महाराष्ट्र की झांकी जो है वो देख सकते हैं। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को भी एक नाम जो है वो दिया गया है। वो अवार्ड जो है वो इनको यहां पे दिया गया, वो मिला है, वाज नेम्ड एज द बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अलोंग द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं जिन्होंने झांकियों के अंदर हिस्सा लिया, सबसे अच्छी झांकी जो है वो किसकी मापी गई है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। लेकिन ये कैटेगरी है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर। और महाराष्ट्र की जो झांकी है उसको पीपल चॉइस अवार्ड का जो है वो नारा दिया गया है और उसके थ्रू जो है वो इनको आंका गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूपी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम की झांकी थी, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको। कर्नाटका क्रेडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट के बारे में प्रदर्शित करता था कर्नाटका के। और मेघालय कि उनके 50 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं स्टेट बनने को, और किस तरह से वुमेन जो है वो आगे स्टेट को लेके जा रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से। तो ये आपने यूपी का खास तौर से याद रखना है। और इसमें कुछ कैटेगरीज आप और याद रख सकते हो, जैसे इंडियन नेवी को बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट कहा गया है, ये याद रखना है। और सीआईएसएफ को, मतलब आप कह सकते हो कि जो सीआईएसएफ है हम पहले कवर कर चुके हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को जो है वो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट कहा गया है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर। और अगर आप किसी मिनिस्ट्री की बात करोगे, क्योंकि 9 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की अलग अलग झांकियां निकाली गई थी, तो बेस्ट मिनिस्ट्री जो है वो निकाली गई है झांकी के अंदर टैब्ल्यू, मतलब सबसे फेमस झांकी जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री की निकाली गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। ये आपने याद रखना है। और ये कैटेगरी जो है हमारे पास सेंट्रल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज है, 9 निकाली गई थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्पेशल प्राइज जो दिया गया है वो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को, ये आपने याद रखना है। और स्पेशल प्राइज जो है वो एक और ग्रुप को मिला है, वंदे भारतम डांस ग्रुप को जो है वो दिया गया है। तो ये थोड़ी सी कैटेगरी है, एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगी। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का याद रखना है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री में सबसे अच्छी मिनिस्ट्री का इनको खिताब मिला है, और साथ में इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बेस पे भी मिला है। तो 2 मिनिस्ट्री जो है वो इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है जिसमें हाइड्रोजन और नेचुरल गैस को मिक्स किया जाएगा। और ये कहां पे ऐसा यूनिट जो है वो लगा रहे हैं जहां पे इसको मिक्स किया जाएगा। तो मैं आपको जगह बता देता हूं, अगर आपको स्टेट पूछें तो मध्य प्रदेश आंसर लगा देना है, लेकिन अगर आपको कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई जगह पूछी जाए तो कहां पे लगाएंगे, वो इंदौर के अंदर। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप देख सकते हो गेल ने स्टार्ट किया है इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे मिक्सिंग होगी हाइड्रोजन और नेचुरल गैस की, और वो कहां पे लगा रहे हैं इसको, इंदौर के अंदर। तो आप कह सकते हो इंडिया का कमिटमेंट है कि हमने 2070 तक जो है वो नेट जीरो एमिशन के ऊपर फोकस करना है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग थी जो कि ग्लासगो के अंदर हुई थी, स्कॉटलैंड के अंदर, तो वहां पे हमने ये डिसाइड किया था। और साथ में हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम खास तौर से फोकस करेंगे, इसी के ऊपर हमने वहां पे चर्चा की थी। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब गेल ने इसको जो है वो इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचा है। तो एक टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी जो है वो बनाई जाएगी ताकि हाइड्रोजन को मिक्स किया जा सके और साथ में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ जो है वो उसको जोड़ा जाए, ताकि हाइड्रोजन बेस्ड जो है वो फ्यूचर बनाया जा सके और कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर बनाया जा सके। मतलब कार्बन को हमने जीरो कर देना है, या जितना कार्बन हम छोड़ेंगे उतना ही कार्बन निकाल लेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। और हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल जो है वो यूज करना है। तो जितना भी शहर का जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा उसमें हाइड्रोजन को भेजेंगे ताकि हाइड्रोजन का यूज किया जा सके। और ये पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले जो है वो इंदौर में स्टार्ट हो रहा है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन को नेचुरल गैस से मिक्स करने के बाद जो है हमारे पास क्या रिजल्ट सामने आ रहे हैं। ऑलरेडी इसके ट्रायल्स जो हैं वो हो चुके हैं। तो ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन की मात्रा को बढ़ाना है और हाइड्रोजन का यूज बढ़ाना है ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो अपने गोल को अचीव कर सकें। और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में याद रखेंगे, 1984 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था और उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मनोज जैन। मनोज जैन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच प्लेस इज रिसेंटली इंक्लूडेड अंडर प्रसाद स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो बहुत से बच्चों को तो ये पता होगा कि प्रसाद स्कीम क्या है, लेकिन बता देता हूं, इसका मतलब है पिलग्रिमेज रिजेविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो इसमें क्या होगा, कुछ धार्मिक स्थलों को जो है वो डेवलप किया जाएगा और साथ में एक ही लाइन के अंदर जोड़ा जाएगा, ताकि अगर उस जगह को देखना है तो आप सारे के सारे चीजों को एक साथ ही जो है वो देख सकें। तो ये है दोस्तों प्रसाद स्कीम, ताकि हम उसको बहुत ही अच्छे से डेवलप कर सकें। और अब जो है वो ऐड किया गया है पनौरा दाम को। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, बी होगा। कहां पे स्थित है दोस्तों, याद रखना है ये स्थित है बिहार के अंदर। और बिहार गवर्नमेंट ने ही जो है वो इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि पनौरा दाम को जो है वह प्रसाद स्कीम के साथ जोड़े। तो पनौरा दाम जो है वो प्रसाद स्कीम के अंदर जोड़ लिया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ये प्रसाद स्कीम। और मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कौन है, जी किशन रेड्डी जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इंक्लूड कर लिया वो डेस्टिनेशन जिसका नाम है पनौरा धाम, जो कि सीतामढ़ी के अंदर है, जो कि रामायणा सर्किट के अंदर जो है वो जोड़ा गया है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर। और पनौरा धाम जो है वो पनौरा गांव के अंदर है, जो कि माता सीता का जो है वो जन्म स्थल माना जाता है। और आप कह सकते हो इसके अंदर राम जानकी टेम्पल है, और साथ ही साथ जो है वो इसमें सीता कुंड है और एक बहुत बड़ा हॉल है और भी बहुत सी चीजें। लेकिन आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि पनौरा कहां पे स्थित है और इसको रिसेंटली ऐड किया गया कौन से सर्किट के अंदर, रामायणा सर्किट के अंदर। मतलब जो रामायण के ऐतिहासिक स्थल हैं जो कि धार्मिक स्थल के तौर पे विकसित किए गए हैं, तो उसको रामायणा सर्किट कहा जाएगा। ऐसे ही इस स्कीम के अंदर और भी बहुत से ऐसे सर्किट आते हैं, जैसे तीर्थंकर सर्किट। तो तीर्थंकर सर्किट का मतलब वैशाली आ गया इसमें, इसमें पटना आ जाएगा, राजगीर आ जाएगा, मतलब जो जैन थीम से रिलेटेड हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ऐसे स्पिरिचुअल सर्किट है जो कि आत्म ध्यान होने के लिए है, जैसे सुल्तानगंज है, धर्मशाला है, देवघर है, तो इनको साथ में लिया गया है। बुद्धिस्ट सर्किट जो बुद्ध के रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ऐसे ही हमारे पास एक धार्मिक सर्किट है, पिलग्रिमेज सर्किट है। तो इस तरह के अलग अलग सर्किट जो है प्रसाद स्कीम के अंदर डेवलप जो है वो किए जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक तो प्रसाद स्कीम हो जाती है। याद रखना है कि इसकी शुरुआत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से की गई थी 2014-2015 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और स्कीम का मेन फंक्शन यही है कि धार्मिक स्थलों को डेवलप किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, ताकि इंडिया का जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको बढ़ाया जा सके। तो मेन मकसद यही है कि रिलीजियस टूरिज्म को आगे बढ़ा के देश को डेवलप जो है वो करना है, ताकि बाहर से जब लोग आते हैं तो हमारे रिलीजियस कल्चर के बारे में जान सकें और लोगों को उसके बारे में पता लग सके। तो याद रखना है कौन सी स्टेट में स्थित है, बिहार के अंदर।
इसी के साथ आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदू टेम्पल एट द्वारका, द्वारकाधीश की हम बात कर रहे हैं। ये कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों गुजरात के अंदर स्थित है। ऐसे कामाख्या टेम्पल बहुत ही फेमस है, ये कहाँ पे स्थित है? असम के अंदर जो है वो स्थित है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2022? वर्ल्ड कैंसर डे 2022 का थीम क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें आपने याद रखना है कि वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका मेन मकसद यही होता है कि कैंसर को रोक सकें या फिर कैंसर को जो है वो अगर हो गया तो किस तरह से जो है वो हम उसका इलाज कर सकते हैं और इसकी डेथ्स को जो कैंसर से होने वाली है उसको कम कर सकें। तो इसका थीम जो है वो इस बार क्या है? क्लोज द केयर गैप, रियलाइजिंग द प्रॉब्लम। तो ये जो है वो इसका आंसर होगा, ए होगा। और क्लोज द केयर गैप जो है वो इसका मेन थीम है और यही थीम जो है वो काफी समय तक रहेगा, मतलब आप कह सकते हो इसको 2 साल तक जो है वो रखा जाएगा। तो ये दिन का मतलब है कि जनरल पब्लिक को कैंसर के बारे में अवेयर करना, और मैं पहले बता चुका हूं क्लोज द केयर गैप जो है वो 2022 से लेकर 2024 तक जो है वो सेंट्रल थीम रहेगा। लेकिन साथ में आपने याद रखना है रियलाइजिंग द प्रॉब्लम, ये इस बार ये है, अगली बार जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब थीम का मकसद भी यही है कि लोगों को बता सकें कि कैंसर केयर में और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ कैंसर में क्या डिफरेंस है और किस तरह से लोग जो हैं वो सोसाइटी में अपने आप को जो है वो अलग मत समझे, लोग जो हैं वो उनको अलग थलग मत करें, क्योंकि लोगों की मदद से ही हम किसी का रोग को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो इस सिस्टम के अंदर जो है वो इस थीम को रखा गया है, क्लोज द केयर गैप, रियलाइजिंग द प्रॉब्लम। तो सोसाइटी के अंदर जो है वो अलग थलग ना किया जाए उस कैंसर पेशेंट को, उसको भी जो सोसाइटी का हिस्सा बना के हम उसको जल्दी ठीक कर सकते हैं, किस तरह से हम कैंसर को रोक सकते हैं उसके बारे में बताता है। और हर साल 4 फरवरी को इसको मनाया जाता है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंपनी वर्ल्ड की टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी बन चुकी है 2021 के अंदर? रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च। याद रखना है कौन सी रिपोर्ट है? काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च। और ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई, इसके अकॉर्डिंग जो है वो सेमीकंडक्टर कंपनीज जो हैं वो निकाली गई पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसमें पहला स्थान पहले जो है इससे पिछले साल का अगर देखोगे तो इंटेल का था। लेकिन इंटेल को पिछाड़ के अब पहले नंबर पे कौन सी कंपनी आ चुकी है? सैमसंग आ चुकी है, जो कि कहाँ की है? साउथ कोरिया की एक कंपनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग सरपासेस इंटेल और वर्ल्ड की टॉप सेमीकंडक्टर बन चुकी है कंपनी 2021 के अंदर। और आप कह सकते हो मेमोरी चिप बिजनेस के बेसिस पे इसको निकाला गया है और आप कह सकते हो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स के विकास के बारे में बताया गया है। और रिपोर्ट जो है वो एक काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च की तरफ से निकाली गई है। तो सैमसंग जो है वो इसमें लीड लेता है, साथ में लॉजिक इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास हुआ है और मेमोरी चिप्स का उन्होंने बहुत तेजी से विकास किया है, जिसके कारण जो है वो पहले स्थान पे आ चुके हैं। साथ में उन्होंने डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर फोकस किया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया, जिसके कारण जो है वो पहली पोजीशन को हासिल कर पाए हैं। तो दूसरा स्थान जो है वो इंटेल का है और तीसरा स्थान जो है वो एसके हिनिक्स का है, एसके हिनिक्स। तो याद रखोगे। और सैमसंग की स्थापना जो है वो 1969 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही है कहाँ पे है? साउथ कोरिया के अंदर। तो क्वेश्चन को चाहे आप स्लाइड से ही याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है कि टाटा स्काई का नया नाम क्या है? मेरे ख्याल से काफी बच्चों ने ऐड जो है वो देख ली होगी, इसकी एडवर्टाइजमेंट देख ली होगी, जिसमें सैफ अली खान और करीना कपूर जो है वो ऐड कर रहे हैं इनकी, और इससे आप याद भी रख सकते हो कि इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। लेकिन नया नाम जो है वो क्या होगा? टाटा प्ले होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको पता है कि लार्जेस्ट डायरेक्ट टू होम डीटीएच जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये प्ले इसलिए नाम साथ में जोड़ा गया है क्योंकि अब ये साथ में ओटीटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप कह सकते हो 13 अलग अलग तरह की ओटीटी सर्विस, जैसे अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार या आप कह सकते हो नेटफ्लिक्स, ये सारा का सारा जो है वो एक पैक के अंदर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम जो है वो प्ले रखा गया है। तो आप कह सकते हो ओटीटी या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को अलग कंबाइन करने के लिए रखा गया है। और टाटा प्ले जो है वो ज्वाइंट वेंचर है टाटा सन्स के बीच में और टीएफसीएफ कॉर्पोरेशन के बीच में, जिसको कहते हैं 21st सेंचुरी फॉक्स लिमिटेड के बीच में। और अब ये वॉल्ट डिज्नी कंपनी का ही पार्ट हो गया, क्योंकि डिज्नी भी अपनी मूवीज जो है यहाँ पे रिलीज करता है। और टाटा प्ले जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया था 2001 में और अपनी सर्विसेज को इन्होंने स्टार्ट किया था 2006 के अंदर। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एथर एनर्जी के साथ? एथर एनर्जी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका पूरा नाम है एथर एनर्जी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जिसको हम एस कॉम्स के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने टाई अप किया है इस स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 व्हीलर्स के लिए, मतलब 2 टायर
व्हीलर्स जो हैं उनके लिए जो है वो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, 1000 बनाए जाएंगे, जिसमें सरकार जो है वो जमीन अलॉट करेगी और ये उसके बनाने का निर्माण करेंगे। और ये स्टेट है हमारे पास कर्नाटका। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। लेकिन ये होगा सिर्फ 2 व्हीलर्स के लिए। तो अब देख सकते हो कर्नाटका ने एक एग्रीमेंट साइन किया है एथर एनर्जी के साथ, ताकि वो 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन जो बना सकें 2 व्हीलर्स के लिए। तो इसमें खास तौर से आपने यही याद रखना है कि कंपनी का नाम क्या है, और ये मेन एजेंसी होगी जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगी इनके साथ, ताकि जितनी भी अवेलेबल स्पेस है जहां पे ये चार्जिंग स्टेशन लगाए जा सकते हैं वो एथर एनर्जी को बताए जा सकें। तो उसके बेस पे ही जो है ये स्टेशन खोले जाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है अगेन। और कर्नाटका के बारे में याद रखें, बसवराज बोम्मई जी जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और थावरचंद गहलोत जो पहले आप कह सकते हो यूनियन मिनिस्ट्री में थे, लेकिन अब जो है वो गवर्नर हैं कर्नाटका के। साथ में आपने यहाँ पे नेशनल पार्क याद रखने हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क है यहाँ पे, बानेरगट्टा है यहाँ पे, बानेरगट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है यहाँ पे, नगरहोल नेशनल पार्क है, नगरहोल जिसका पहले नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क हुआ करता था। एक अंशी नेशनल पार्क है यहाँ पे, अंशी नेशनल पार्क। एक काली टाइगर रिजर्व भी आपको मिल जाएगा, दंदेली टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत ही फेमस। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक और पतंजलि ने लॉन्च की है कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड, और वो पार्टनरशिप करेगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। मतलब क्लियर हो रहा है कि रुपए के साथ पावर किया जाएगा, और बैंक और पतंजलि ने उसको लॉन्च किया है ताकि पतंजलि के कस्टमर जो हैं उस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकें। और ये रिसेंटली इन्होंने टाई अप किया है कौन से बैंक के साथ? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वामी रामदेव जी, और खुद वो इस कार्ड को जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, और रुपए के साथ ये पावर्ड है, और पंजाब नेशनल बैंक जो है वो इसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और ये कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कार्ड होगा। ये 2 तरह के कार्ड लॉन्च करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक रुपए प्लेटिनम कार्ड, जो कि आप यहाँ पे 2 तरह के वेरिएंट जो है वो देख रहे हो। एक ये वेरिएंट देख रहे हो, एक आप ये वेरिएंट देख रहे हो। तो एक प्लेटिनम कार्ड है, और एक आपके पास क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक रुपए सेलेक्ट कार्ड। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि जो प्लेटिनम कार्ड है इसकी जो लाइक क्रेडिट लिमिट है वो 25,000 से लेके 5 लाख तक होगी, और इसकी जो है वो 50,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की फैसिलिटी होगी। और प्लेटिनम के अंदर जो है वो 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर होगा, और इसके अंदर जो है वो 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर होगा। और अलग अलग बेनिफिट्स में आपको यहाँ पे अलग अलग बेनिफिट्स जो है वो दोनों कार्ड के अंदर दिए जाएंगे। और ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रुपए प्लेटफॉर्म जो है वो यूज करेगा। और कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड आपको पता ही है कि ऊपर जो है ये इस तरह से आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे ये देखो वाईफाई का एक साइन सा लगा हुआ है, तो इसके थ्रू जो है वो आप ऊपर से ही टैप करोगे तो अपने आप ही जो है पेमेंट हो जाती है। तो आपको पीओएस टर्मिनल जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है उसके पास लेके जाना है, बस और कुछ नहीं करना। तो इसमें अलग अलग तरह के बेनिफिट जैसे कैशबैक वगैरह जो है वो आपको मिलेगा। तो याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि ने ये टाई अप किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी बाजार ने है वो हाथ मिलाया है ताकि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को हम ऑनलाइन बेच सकें? क्योंकि आपको पता है जो पॉलिसी बाजार है वो ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बहुत ही फेमस है। तो इसलिए जो वो डिजिटली पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने प्रोडक्ट्स को ये कंपनी ऑनलाइन बेचेगी, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को, और वो कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। क्योंकि इस कंपनी को सबसे ज्यादा विश्वास है, इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंट्स हैं छोटे छोटे। तो जो एजेंट्स हैं उसी के माध्यम से जो है वो जुड़े हुए हैं लोगों से, और उसी के माध्यम से जो है इंश्योरेंस होता है ज्यादातर। और आप कह सकते हो बहुत ज्यादा एजेंट्स हैं, लाइक 1.33 मिलियन एजेंट्स हैं एलआईसी के, जिसके ऊपर एलआईसी टिका हुआ है। तो अब डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होगी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की, और फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ेगा, और साथ में लोग जो है वो इसको अवेल करेंगे और लोगों को बेनिफिट भी पता लगेंगे। तो एलआईसी के जो एमआर कुमार जो है वो हेड है, जिनका टाइम पीरियड अभी बढ़ाया गया है, तो उन्होंने ये टाई अप जो है वो किया है। तो अलायंस जो है वो इंश्योरेंस सर्विसेज को छोटे शहरों में भी प्रोवाइड कर देगा, जहां पे एजेंट्स कम है, आप कह सकते हो, जहां पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो है वो जुड़ सके और अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोच सकें। तो ये रूरल एरिया में, खास करके रिमोट एरियाज में, ये अपने आप को एलआईसी जो है वो और आगे लेके जाना चाहता है, इसलिए जो है वो लोगों को इस तरह की फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है। तो policybazaar.com की मदद से, क्योंकि policybazaar.com जो है वो लार्जेस्ट ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है पूरे इंडिया के अंदर। तो इसमें पॉलिसी बाजार के बारे में याद रख सकते हो कि इसके सीईओ कौन है? सरबवीर सिंह, सरबवीर सिंह। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। और इसको कब ढूंढा गया था, मतलब कब इसको चलाया गया? 2008 के अंदर। और आप कह सकते हो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा, 1956 में इसको बनाया गया, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और इसके जो चेयरपर्सन है वो है एमआर कुमार, जिनका रिसेंटली टाइम पीरियड जो है वो 9 महीने बढ़ा दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन क्या है, कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कार्स 24 के साथ टाई अप किया है ताकि इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके, मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके वो यूज्ड कार्स का। तो आपको कार 24 मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि सारे बच्चों ने जो है वो एड्स देखी हुई हैं कि आप अपनी यूज्ड कार को कहां पे सेल कर सकते हो जिसमें आपको अच्छा रेट मिल सकता है। तो आप एड देखते हो बार बार, वो कार्स 24 है। अब उसमें मोटर इंश्योरेंस करने के लिए, क्योंकि जो दूसरा कस्टमर खरीदेगा तो उसमें मोटर इंश्योरेंस अगर वो करवाएगा तो वो इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की मदद ले सकता है, और वो कंपनी है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो कस्टमर जो है वो कैशलेस क्लेम जो है ले सकते हैं कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे, उनके गैरेजेस पे, तो और सेटलमेंट भी कर सकते हैं अपने क्लेम का। और सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन में कवर कर रहे हैं। और इसके एमडी और सीईओ याद रख सकते हैं, सुरेश अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हैं कोटक जनरल इंश्योरेंस ने कार्स 24 के साथ टाई अप किया है। तो यूज्ड कार जो कार्स 24 से खरीदेंगे वो कोटक जनरल इंश्योरेंस डायरेक्टली जो है वो उनको एक मोटर इंश्योरेंस प्लान जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इससे जो है वो आप कह सकते हो जल्दी आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, और साथ में आपको इंश्योरेंस प्रोसेस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी पूरा का पूरा डिजिटल होगा। और कार्स 24 एक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको कहां पे मिलेगा, गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, एक स्लाइड आप देख सकते हो जिसमें आप एक पिक्चर दिख रही है, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी 2022 एक सप्ताह मनाया गया 1 से लेकर 7 फरवरी के बीच में। ये हर साल जो है वो इस सप्ताह को मनाया जाता है। और इसका मेन मकसद दोस्तों क्या होगा, इसका मेन मकसद यही है कि सब लोगों में हम एक जैसी भावना जो है वो पैदा कर सकें, चाहे वो रिलीजन बेसिस पे हो, चाहे किसी भी तरह से हो। मतलब सारे रिलीजन्स के अंदर हमने फेथ रखना है, किसी को कंडेम नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, और लीडरशिप जो है वो स्पिरिचुअल बेस पे हमने आगे बढ़ानी है, ताकि लोगों के दिमाग में ये ना रहे कि ये रिलीजन छोटा है, ये बड़ा है, या कोई भी रिलीजन के अंदर जो है वो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो थीम बहुत बड़ा है, याद रखने की जरूरत नहीं, फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कम्बैट स्टिग्मा एंड कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक रिकवरी। अब देखो सब लोग जो है वो पैंडेमिक से उबर रहे हैं, क्योंकि कोविड का जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, जिसके कारण जो है वो लोगों का मेंटल जो लेवल है वो बहुत ही डाउन हो चुका है, बहुत ही डिप्रेस हैं लोग, जिसके कारण जो है वो हमने सब रिलीजन्स को साथ में लेके, सब रिलीजन्स के अंदर फेथ रख के उसको आगे लेके जाना है। तो उसी के थ्रू जो है वो हम लोगों को रिकवर कर सकते हैं, उसी के थ्रू हम देश को आगे लेके जा सकते हैं। तो कल्चरल पीस और नॉन वायलेंस के थ्रू हमने आगे बढ़ना है, इसी को ये प्रमोट करता है। तो सिर्फ इस स्लाइड को थोड़ा सा देख सकते हैं, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी डे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि सैमसंग ने इंटेल को पास कर लिया, वो वर्ल्ड की टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी बन चुके हैं। मैं पहली बात कर चुका हूं 2021 में। टाटा स्काई का नया नाम टाटा प्ले हो चुका है, फिर से कर चुके हैं। आरबीआई ने एक लाइसेंस कैंसिल कर दिया, महाराष्ट्र बेस्ड एक बैंक है इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक। तो सिंपल तौर से याद रखना है कि इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, नासिक में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। तो 3 फरवरी 2022 को इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके पास एडिक्वेट कैपिटल भी नहीं है और ना ही अर्निंग है, ताकि ये आगे जो है वो अपना काम कर सके। नेक्स्ट, ग्रीक प्रेसिडेंट जिनका नाम क्या है, क्रिस्टोस सार्टजेटिक्स पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया। तो सिर्फ नाम याद रख सकते हैं, क्रिस्टोस सार्टजेटिक्स, उनका देहांत हो गया है, और ये ग्रीस के लाइक प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1985 से लेकर 1990 तक। तो एक टर्म जो है वो इन्होंने निभाई है, और ये सोशलिस्ट पासोक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये ग्रीक ज्यूरिस्ट भी हैं, जज भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो सिर्फ नाम जो है वो आपने याद रखना है, क्रिस्टोस ही चाहे याद रख लें। नेक्स्ट, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक हम पहली बार जो है वो सेलिब्रेट कर चुके थे, लेकिन अब जो है वो इनका सप्ताह भी सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 से लेकर 7 फरवरी तक। और साथ में आप ये भी याद रख सकते हो इसमें कि पहली बार इसको 7 फरवरी 2012 में एज ए डे की तरह जो है वो कमेमोरेट किया जाता था, लेकिन अब ये पूरा सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, भाईचारा 2022 4 फरवरी को मनाया गया, कि हमने जो है वो हर तरह से जो है वो इकट्ठे रहना है। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, इंटरफेथ में भी यही मैसेज जो है वो जाता है, और इसमें भी यही मैसेज आता है कि हमने जो अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लोग हैं, लेकिन सबकी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो सेम है, कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना, हमेशा खुश रहना है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी। तो हर तरह की जो वैल्यूज हैं वो सारे रिलीजन्स में, सब तरह की जो आप कह सकते हो बुक्स पढ़ते हो, सब में कॉमन मैसेज जो है, तो जो कॉमन वैल्यूज हैं वो सारे ह्यूमन बीइंग जो है वो आपस में शेयर करें, और लोगों को बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है वो आगे बढ़ाएं।
तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और सामने वाले की भी जो है वो रिस्पेक्ट करनी है। तो उसी के बेसिस पे ये दिन मनाया जाता है। और याद रखना है, ये दूसरी बार हम इस दिन को मना रहे हैं, पहली बार जो है वो 2021 में इस दिन को मनाया था। अगला आते हैं 4 फरवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था। तो बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने आंसर बहुत ही अच्छा दिया और उन्होंने डेट भी बताई है कि कौन सी डेट को ये स्टैब्लिश हुआ। 9 जुलाई को दोस्तों इसको स्टैब्लिश किया गया था। और याद रखने आजकल इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है, शारदा कुमार होता। शारदा कुमार होता ये आईएएस ऑफिसर हैं और ये करंटली जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक जो है उसका एक्ट कब पास हुआ था। एक्सिम बैंक का एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। इसमें लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब हम और तरह के इनिशिएटिव्स भी हैं जो ले सकते हैं। लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।